इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां पूरी क्लास को एक नए हैंडसम लड़के से मिलवाया जा रहा है जो अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है। टीचर बताती है कि वो लंबे समय से ओवरसीज रह रहा था, इसलिए सब उससे दोस्ती से पेश आएं और उसे यहाँ सेट होने में मदद करें। क्लास की सारी लड़कियां उसकी लुक्स देखकर शर्मा रही हैं। कमरे में बैठे बुल्लीज भी उसके आने पर हल्की सी हंसी दबा रहे हैं, जबकि बाकी साधारण दिखने वाले लड़कों को उसके अच्छे लुक्स देखकर जलन होने लगती है। टीचर उसे पीछे वाली खाली सीट पर बैठने को कहती है और एमसी वहां जाकर बैठने लगता है। जैसे ही वो चलता है हमें एक रेड हेड लड़का दिखता है जिसका नाम है जे ह्योंग, और साफ दिखता है कि वो बहुत चिढ़ा हुआ है। सच कहें तो वो बस जेलस है कि नया लड़का सारी अटेंशन ले रहा है। जे ह्योंग के पीछे बैठा एक बड़ा लड़का उसे हल्का सा इशारा करता है। जे तुरंत उसकी बात समझ जाता है और चाल चलने का फैसला करता है। वो अपना पैर आगे करता है ताकि एमसी को चलते समय गिरा दे, लेकिन उसकी चाल सफल नहीं होती। जे ने टाइमिंग परफेक्ट रखी थी, पर फिर भी उसका प्लान फेल हो जाता है। एमसी बस उसे एक ठंडी खतरनाक नजर देता है और कुछ नहीं बोलता। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एमसी के पास्ट में एक ब्लॉन्ड लड़का एमसी को सलाह दे रहा होता है कि जब वो कोरिया वापस जाए तो लड़ाइयों से दूर रहे। एमसी थप्पड़ कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है। सीनियर हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता। एनसी बताता है कि वो कभी भी बिना सही जानकारी के कॉम्बैट में नहीं उतरता। सीनियर को उसकी ये बात थोड़ी ज्यादा हार्डकोर लगती है, लेकिन एमसी आगे समझाता है कि छोटी सी गलती भी जान ले सकती है और ये एक रुकी मूव होगा। सीनियर और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एमसी आगे बताता है कि वो पिछले 10 सालों से कई बैटलफील्ड से इसलिए बचकर निकला है क्योंकि उसे अपना काम पता है। तभी मेजर कैंग उसे रोक देता है और बताता है कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक बातें नहीं कह रहा। वो इसलिए लड़ाई नहीं चाहता ताकि सामने वाला बेचारा बुरी तरह न पिट जाए। अब वापस प्रेजेंट में मेजर की बातें एनसी के दिमाग में चल रही हैं, इसलिए वो बुली को कुछ नहीं कहता। टीचर पूछती है कि सब ठीक है। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ सब ठीक है और जे को अनदेखा करते हुए अपनी सीट पर चला जाता है। जे सोचता है कि एमसी डरपोक है और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। एमसी के बैठने के बाद टीचर एक स्टूडेंट को उसे पहली क्लास में हेल्प करने के लिए कहती है। वो लड़का अपना नाम बताता है, योंग चैन पाक। एनसी भी अपना नाम बताता है, एमसी। योंग नरमी से पीछे देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से कहता है कि उसने देखा था जे क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि जे होंग ली बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है और सिर्फ वही नहीं, हिग जिन नाम का एक और बुली भी है जो उतना ही खराब है। एनसी दोनों ट्रबल मेकर्स को गौर से देखता है। फिर योंग बताता है कि अगली क्लास मैथ की है। एनसी उसे धन्यवाद कहता है और योंग को राहत मिलती है कि एनसी कोई बुली नहीं है। मैथ टीचर आती है और सबको किताब खोलने को कहती है। कुछ बच्चे ध्यान से नोट्स ले रहे हैं, कुछ बोर हो रहे हैं और कुछ अपने स्मार्टफोन्स में लगे हुए हैं। एमसी बाहर प्लेग्राउंड देखता है जहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एमसी का दिमाग फिर उसके मर्सनरी दिनों में खो जाता है। भारी बारिश, थकान, गोलियों और एक्सप्लोजन्स की आवाजें, ये सब उसकी यादों में अब भी जिंदा है। लेकिन इस क्लासरूम की शांति उसे अजीब सा सुकून देती है। दोपहर होने पर बच्चे घर जाने लगते हैं। तभी डियोन अपने भाई एमसी को देखती है और घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। एमसी कहता है हाँ, वो उसे घर छोड़ने आया है, लेकिन अगर उसे कोई और काम है तो वो अकेले भी जा सकती है। डियोन आसपास देखती है और कहती है कि उसके पास कोई और प्लान नहीं है, लेकिन क्लियरली वो बहुत नर्वस है। एमसी कहता है कि अगर कुछ जरूरी नहीं है तो दोनों साथ चलेंगे। वो मान जाती है। रास्ते में दोनों ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। एमसी पूछता है कि वो भी ऑकवर्ड महसूस कर रही है क्या। वो घबरा कर कहती है नहीं। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि उसे भी अजीब लग रहा है और इससे डियोन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर एमसी बताता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो सिर्फ 9 साल का था। एमसी बताता है कि उसे अपने बाकी परिवार, खासकर अपनी बहन की ज्यादा याद नहीं है क्योंकि हादसे के समय वो सिर्फ 9 साल का था। वो ये भी कहता है कि ये बात उसकी बहन के लिए भी अजीब होगी क्योंकि वो उस समय सिर्फ 7 साल की थी और उसे भी बहुत कुछ याद नहीं होगा। ये सुनकर डियोन चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि एमसी सही कह रहा है। तभी कोने के पास से कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती है और डियोन अचानक रुक जाती है। जैसे ही वो आवाज की दिशा में देखती है उसे वो लड़की दिखती है जिसने क्लास में उसे हमेशा तंग किया था। ये वही लड़की है जो उस ब्लॉन्ड लड़की की दोस्त है जिसने आज स्कूल में उसे थप्पड़ मारा था। वो बुली लड़की तुरंत डियोन को देख लेती है और उसे आवाज लगाती है। डियोन घबरा जाती है और डरने लगती है कि अब क्या होने वाला है। उसी ग्रुप में बैठे एक लड़के ने पूछा कि ये लड़की कौन है। बुली लड़की बताती है कि ये वही
है जिसे हुआन पसंद नहीं करती, और हुआन वही ब्लॉन्ड लड़की है जिसने दियोन को मारा था। फिर वो बुली लड़की एमसी को दियोन के साथ चलते देख लेती है और तुरंत ताने मारने लगती है। पूछती है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। फिर घटिया बातें बोलती है, जैसे कि उसे पता नहीं था कि ऐसी लड़कियां भी डेट कर सकती हैं। ये सुनकर दियोन और ज्यादा डर जाती है और जल्दी से कहती है कि एमसी उसका भाई है। बुली लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दियोन का कोई भाई भी है। एमसी ये सब सुनकर शांत आवाज में दियोन से पूछता है कि क्या ये उसकी दोस्त है। दियोन घबराकर हाँ बोल देती है और कहती है कि वो दोनों एक ही होम रूम में पढ़ते हैं। लेकिन बुली लड़की फिर भी रुकती नहीं। वो दोबारा दियोन को गालियां देती है और पूछती है कि कब से वो उसकी दोस्त बन गई। एमसी फिर उसे एक ठंडी डरावनी नजर देता है, इतनी ठंडी कि कोई भी कांप जाए। बुली लड़की के पास बैठा मोटा लड़का एमसी की ये नजर बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चिढ़कर एमसी को धमकाता है कि अपनी आंखें नीची रखो नहीं तो बुरा होगा, लेकिन एमसी फिर भी उसे घूरता रहता है, जिससे वो मोटू और भी चिढ़ जाता है। बुली लड़की उसे भड़काती है कि जाओ इसको सबक सिखाओ। अपनी बहन को इतना डरा हुआ देखकर एमसी का खून खौल उठता है। गुस्से में वो मोटू की कलाई पकड़कर जोर से मोड़ देता है। मोटू दर्द से चिल्ला उठता है, जबकि एमसी ने अभी तक कुछ खास किया भी नहीं। एमसी अपना बैग नीचे रखता है और स्कूल कोड उतारता है। बहुत शांत आवाज में वो अपनी बहन से कहता है, बस 1 मिनट लगेगा, तुम यहीं रुको। फिर वो कोट से उसकी आंखें ढक देता है। तभी पीछे से मोटू का साथी एमसी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन एमसी पलटता है और एक जोरदार स्लैप उसके मुंह पर जड़ देता है। एक ही थप्पड़ में वो लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। मुंह से खून निकलता है जैसे आलू का बोरा जमीन पर पटका गया हो। बुली लड़की और उसका साथी डर के मारे कांपने लगते हैं। एमसी हल्की सी सांस छोड़ता है, जैसे खुद से नाराज हो कि उसने मेजर कैंग की बात नहीं मानी। पर सच तो ये है, इन दोनों की गलती ही इतनी बड़ी थी। इधर सीन कंट्री साइड में शिफ्ट होता है। सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेजर कैंग उन पर नजर रख रहा है। उसका साथी याद दिलाता है कि आज एमसी का स्कूल में पहला दिन है। कैंग थोड़ी चिंता करता है कि 10 साल की मर्सनरी लाइफ के बाद एमसी शायद नॉर्मल लाइफ के साथ एडजस्ट ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि उसकी सिखाई बातें एमसी की मदद करेंगी। लेकिन जैसा मेजर कांग सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि स्कूल में एमसी ने उन बुलीज की ऐसी हालत कर दी जैसे वो कल की बच्ची कुंची ट्रैश हो। बाकी बुलीज शौक में देखते रहते हैं, जबकि वो फैटी सा लड़का बेहोश पड़ा है, आंखें उल्टी घूमी हुई। बुली गर्ल और उसकी साइड किक डर के मारे कांप रही है, जबकि एमसी भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ता है। एक झटके में एमसी आगे कूदता है और दूसरे थग के पेट पर जबरदस्त पंच मारता है। वो सीधे उड़कर जमीन पर क्रैश हो जाता है। बुल्ली गर्ल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब एमसी उसकी तरफ देखता है तो उसकी डेथ ग्लेयर से लड़की कांपने लगती है। एमसी उसके चेहरे से कोट हटाता है। लड़की कांपते हुए देखती है कि उसके दोनों साथी 1 मिनट में ही ढेर हो चुके हैं। एमसी अपनी बहन को देखता है और बुल्ली गर्ल को एक आखिरी डरावनी नजर देकर वहां से निकल जाता है। वो डॉन की तरफ मुड़कर अचानक फेस कवर करने के लिए माफी भी मांगता है। ये सुनकर डॉन और ऑकवर्ड हो जाती है। माहौल हल्का करने के लिए एमसी कहता है कि चलो तुम्हारी फेवरेट दुकान से स्नैक्स ले आते हैं। डॉन हकलाकर बोलती है कि जरूरत नहीं, तो एमसी कहता है चलो घर चलते हैं। जैसे ही दोनों करीब करीब चलते हैं, बुल्ली गर्ल हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही लड़का है जो अभी मिनट भर पहले राक्षस जैसा लग रहा था और अब इतना केयरिंग भाई बना हुआ है। जाते जाते डॉन उसे एक छोटा सा फ्रेंडली वेव दी कर देती है और बुल्ली गर्ल वहीं जमी रह जाती है। घर जाते समय डॉन उससे पूछती है कि क्या उन्हीं 2 लड़कों को एमसी ने गिराया था। एमसी इसे कंफर्म कर देता है। डॉन को और क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि एमसी उसे लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं लगता। वो समझाती है कि कोरिया में किसी की आंखों में घूर कर देखना बैड मैनर माना जाता है और कई बार मुसीबत भी खड़ी कर देता है। एमसी भी मानता है और कहता है कि कई जगहों पर गेज मिलाना खतरनाक होता है, ठीक वैसा ही जैसे उसकी दुनिया में था। डॉन तभी पूछती है कि फिर उसने उन लड़कों को क्यों घूरा था। एमसी शांति से बोलता है कि उसे लगा डॉन डर गई थी, इसलिए उसने अपनी बहन की रक्षा की। डॉन ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और चुपचाप सिर नीचे कर लेती है। घर पहुंचने पर ग्रैंडपा बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा है। वो घबराकर एमसी से कहता है कि रिलैक्स करो और फल खाओ, लेकिन एमसी खुद बर्तन धोने पर जोर देता है। ग्रैंडपा पहले मना करता है पर फिर मान जाता है। जब एमसी बर्तन धो रहा होता है, ग्रैंडपा पूछता है कि खाना कैसा था। वो बताता है कि वो कोई बड़े शेफ नहीं है। एमसी आराम से कहता है कि चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा था।
था। उसे हर मील पसंद आई। ग्रैंडपा ये सुनकर विजिबली खुश हो जाता है। फिर ग्रैंडपा डॉन से भी पूछता है कि उसका पहला स्कूल डे कैसा रहा। एमसी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। डॉन भी थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन एमसी कहता है डे अच्छा था। ग्रैंडपा की आंखों में तुरंत खुशी झलक जाती है। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन एमसी अब भी जाग रहा है। उसे याद आता है जब ग्रैंडपा ने पहली बार उसे देखा था। उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता। धीरे धीरे एमसी का ठंडा दिल पिघलने लगा है। फिर उसकी यादें एयरप्लेन क्रैश वाले दिन पर चली जाती हैं। ऑक्सीजन मास्क गिर रहे थे, लोग चीख रहे थे और उसके पेरेंट्स सबसे पहले उसे मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही प्लेन नीचे गिरने लगता है, एमसी नींद से झटके में उठ जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ और सपना था। सुबह हो चुकी है, बाहर से आवाजें आ रही है। वो बाहर निकलता है और देखता है डॉन नाश्ता तैयार कर रही है। वो पूछता है ग्रैंडपा कहाँ है। डॉन बताती है कि ग्रैंडपा भोर में काम पर निकल गए। वो कई दिन की पेड हॉलीडेज लेकर एमसी की वजह से घर पर थे। अब छुट्टियां खत्म हो गईं। डॉन अपना यूनिफॉर्म पहनती है और निकलने से पहले कहती है कि नाश्ता मेज पर रखा है और एमसी उसे खाना जरूर खा ले। एमसी चुपचाप टेबल की तरफ देखता है। स्कूल में वापस वही बुली गर्ल और ब्लॉन्ड गर्ल हुजिन अपील पर दिखती है। हुजिन बताती है कि जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया था वो डॉन का भाई है। बुली गर्ल डरते डरते इसे कंफर्म करती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि एनसी ने उसके दो दोस्तों को सिर्फ एक पंच में उड़ा दिया था और इस याद से वो फिर कांपने लगती है। सीन फिर वापस उसी जगह पर आता है जहां वो बुली लड़की पूरी तरह डर के मारे जम गई है, बोल भी नहीं पा रही। अब तक उसे सिर्फ बुली गर्ल बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं, तो अब से उसका एक नाम रख लेते हैं, चिकन शेक। हाइजिन लगातार चिकन शेक से पूछ रही है कि कल क्या हुआ था। आखिरकार चिकन शेक हिम्मत जुटाकर कहती है कि अब उन्हें डॉन को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एमसी ने जो उसे घूरा था वो नजारा अभी तक उसके दिमाग से निकला ही नहीं है। लेकिन डर के बावजूद चिकन शेक खुद को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हुजिन और उसका भाई स्कूल के सबसे बड़े शेर है और पूरा स्कूल उनसे डरता है। कुछ देर बाद हम फिर डियोन को देखते हैं। जैसे हमेशा होता है, उसे फिर से जोरदार तरीके से सिर पर मारा जाता है। वो मुड़ती है तो देखती है कि हुजिन और चिकन शेक दोनों फिर से उसे तंग करने आ गए हैं। डियोन जल्दी से पूछती है कि अब उन्हें क्या चाहिए। हाइजिन गुस्से में कहती है चल मेरे साथ। डियोन पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉन्ड वाली एटीट्यूड में भरी हुई है। वो डॉन पर चिल्लाती है कि ज्यादा उछल मत वरना पिटाई पड़ेगी, और ये भी कि भाई होने से कुछ नहीं बदलने वाला। थोड़ी देर बाद सीन जाता है स्कूल के रिसाइकलिंग स्टेशन पर, जहां हाइजिन डॉन को बुरी तरह लात घूंसे मार रही है। कुछ जोरदार किक्स के बाद ब्लॉन्ड कहती है सिर नीचे रख। डॉन सांस संभालते हुए पूछती है कि वो उसे मार क्यों रही है। तभी हाइजिन उसे उसके भाई की याद दिलाती है। वो कहती है कि उसका भाई हीरो बनने की जरूरत नहीं है और डॉन उसे समझाए कि ज्यादा अकड़ दिखाना बंद करे, वरना जो होने वाला है वो कोई नहीं रोकेगा। फिर वो साफ बोलती है अब से हम डॉन के भाई को नहीं छोड़ेंगे। डॉन घबरा जाती है और पूछती है कि क्या अब वो उसके भाई को निशाना बनाने वाले हैं। हुजिन तुरंत हाँ कह देती है और याद दिलाती है कि एमसी ने जिन दो लड़कों को कल उड़ाया था वो उसके भाई के दोस्त थे। अब डॉन और एमसी ने उनके साथ पंगा लिया है तो बचना आसान नहीं है। ये लायन को चिढ़ाने जैसा है और उम्मीद करना कि वो काटेगा नहीं। डायन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाकर पूछती है कि वो उसके भाई के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। उसके गाल पर लाल निशान उभर आता है, पर असली दर्द उसे इस बात का है कि उसका भाई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। डॉन दांत भींचती है, खुद को संभालती है और पूरी ताकत से दौड़कर वहां से निकल जाती है। पीछे वो दोनों शैतान लड़कियां रह जाती। सीन कट होकर आता है 3rd ईयर क्लास 2 पर। माहौल भारी है, यहाँ तक कि क्लास के 2 नॉर्मल बुलीज भी आज चुप हैं। सब डर में है क्योंकि स्कूल का सबसे बड़ा बुली अपनी पूरी गैंग के साथ क्लास में एंट्री मारने वाला है और लगता है एमसी का मामला अब बड़ा बवाल बनने वाला है। लेकिन एमसी वो तो ऐसे बैठा है जैसे सब्जी मंडी में आया हो, बिल्कुल कूल, बिल्कुल शांत। कल जिन 2 बुलीज को एमसी ने एक झटके में गिरा दिया था। जब गिजू एमसी को देखता है तो वो अपने लैकीज पर चिल्लाने लगता है, गुस्से में कि इतनी पतली सी शक्ल वाले लड़के ने उनकी ऐसी हालत कर दी। वो अपने लैकीज को हटाते हुए उकसाने वाले अंदाज में उंगली मोड़कर एमसी को बुलाता है। एमसी बिना डरे खड़ा हो जाता है। रेड हेड और हॉकचिन समझ ही नहीं पा रहे कि एमसी ने ऐसा क्या कर दिया कि गिजू तक भड़क गया, और उनको पूरा भरोसा है कि अब एमसी की शामत आने वाली है। लेकिन एमसी डरकर पूछता है कि क्या गिजू ही यहाँ का बड़ा शेर है। गिजू को एमसी की ये हिम्मत मजेदार लगती है। वो अपने लैकी को बोलता है कि वहाँ खड़ा खड़ा मूर्ति मत बन, जाके कुछ कर। लैकी अंदर से डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एमसी की तरफ बढ़ता है। लेकिन मौका शुरू हो उससे पहले डॉन क्लास में घुसती है, हाफती हुई। यही वो पल है जहाँ एमसी अपनी बहन के चोट लगे चेहरे को देखता है और
और उसका पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। डॉन की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो एमसी से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से सब हुआ। हुजिन उसे देखकर ताना मारती है कि वो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, लेकिन एमसी साफ कहता है तुझे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। और उसी पल एमसी अपना गुस्सा खो देता है। वो लैकी के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो उड़कर जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाकी बुलीज कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें एमसी का पहला पंच याद है। फिर फैटी लैकी गुस्से में एमसी पर हमला करने दौड़ता है। एमसी बस उसका हाथ हटाता है, गले की खुली जगह देखता है और निंजा जैसा सटीक थप्पड़ गले पर मारता है। फैटी खांसता हुआ जमीन पर गिर जाता है। तीसरा लैकी डरते डरते एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी उसकी रिब्स पर एक भारी पंच मारता है और वो भी लुढ़क जाता है। अब गिजू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल चुका है। क्लास के छोटे मोटे बुलीज पत्थर बने खड़े हैं। हुजिन और चिकन शेक अंदर तक डर गई हैं। एमसी अब गिजू की तरफ मुड़ता है और बताता है कि उसकी सिस्टर इन गुंडों की वजह से कितना झेल चुकी है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। गिजू हल्की हंसी के साथ मानता है कि एमसी बेकार नहीं है। वो बिजली सी तेज स्पीड में किक मारता है, लेकिन एमसी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जू हैरान, वो दूसरी किक मारता है, वो भी ब्लॉक। एमसी उसका पैर पकड़ता है, उसे खींचकर पास लाता है और उसके चेहरे पर एक ब्रूटल पंच मारता है। खून छिटक जाता है। गिजू गुइया की तरह जमीन पर गिरता है, नाक मुंह से खून बहता है। एमसी उसके ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे किसी डेथ रीपर की तरह। एमसी एक और तेज किक उसके चेहरे पर मारता है। गिजू पूरी तरह टूट चुका है, हारा हुआ, अपमानित। पूरी क्लास सन। बेटा बुलीस के मुंह खुले के खुले। ब्लॉन्ड लड़की डर के मारे हिल नहीं पा रही। एमसी अब हुजिन की ओर बढ़ता है। वो डर से कांप रही है कि कहीं उसे भी थप्पड़ न पड़ जाए। तभी डियोन दौड़कर एमसी को रोकती है, कहती है कि अब और मत करो। एमसी बताता है कि वो जानता है कि हुजिन की गैंग उसे कल भी तंग कर रही थी। डियोन सिर झुका लेती है, फिर मजदूरी में मुस्कुराती है और कहती है कि वो ठीक है, अब बस रुक जाओ। एमसी मान जाता है और उसे उसकी क्लास तक छोड़ने लगता है। पीछे क्लास में हलचल शुरू। सब हैरान कि गिजू जैसा टॉप डॉग एक ही लड़के ने गिरा दिया। बेटा बुलीज राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने एमसी से पंगा नहीं लिया। ब्लॉन्ड लड़की ह्यूमिलिएशन में कांप रही है। चलते चलते डियोन बोलती है कि उसे यकीन नहीं कि उसका भाई इतनी अच्छी लड़ाई करता है। फिर वो फिर से माफी मांगने लगती है। एमसी पूछता है किस बात की माफी। डियोन बताती है कि उसी की वजह से एमसी को ये सब लड़ाइयां झेलनी पड़ी, कल भी और आज भी। एमसी मुस्कुराकर कहता है तू परिवार है, परिवार एक दूसरे की रक्षा करते हैं। फिर एमसी समझाता है कि जहां वो पहले रहता था वहां हर इंसान बस अपनी जान बचाने में लगा होता था, किसी को दूसरों का दर्द नहीं दिखता था। लेकिन जब बात परिवार की आती थी तो वही लोग भी सब कुछ बदल देते थे। सीन फ्लैशबैक में कट होता है। धुएं और धमाकों से भरा बैटलफील्ड। गन फायर चल रही है, चारों तरफ तबाही। इसी बीच एक छोटा एमसी युद्ध के बीच फंसा है। वो देखता है कि यहाँ तक लड़ाई और भागदौड़ के बीच भी एक चीज एमसी के दिमाग में गहरी उतर गई थी। एक सोल्जर अपने बच्चे के लिए सब कुछ दाम पर लगा रहा था। उस नजारे ने एमसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली फैमिली किसे कहते हैं और लोग इसके लिए इतना क्यों लड़ते हैं। वर्तमान में डायन उसे याद दिलाती है कि उसे तो उसकी ज्यादा याद भी नहीं है, फिर भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। एमसी मान भी लेता है कि हाँ उसे ज्यादा याद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली नहीं है। लड़की चुपचाप खड़ी रहती है और जैसे ही एमसी की बातें उसके दिमाग में बैठती है वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगती है। वो जल्दी से कहती है कि वो ठीक है और एमसी को अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए। वो बताती है कि वो अपने होम रूम तक आ चुकी है। वो हाथ हिलाकर बाय कहती है और अंदर चली जाती है। एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रह जाती है। अपने रूम में वापस पहुंचते ही एमसी फिर से सबकी चर्चा का केंद्र बन चुका होता है और उसे इतनी अटेंशन मिलकर थोड़ा अजीब लग रहा है। बेटा बुलीज उसे थम्स अप दिखाते हुए पूछते हैं कि उसने विदेश में कौन सी ट्रेनिंग ली थी कि उसने उन नूब्स को कल की बची सब्जी की तरह फेंक दिया। सब तरफ से उसकी तारीफ हो रही होती है, लेकिन एमसी अपनी सीट पर धंस जाता है, थोड़ा ओवरवेल्म सा। उसका दोस्त योंग चैन भी बोल पड़ता है कि एमसी सच में काफी औसम था। ये सुनकर एमसी हल्के से मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ जिन गुंडों की धुलाई हुई थी वो सब टेंशन में पड़े हैं। उनका बॉस अभी भी गुस्से में है। उसे लग रहा है कि एमसी में कुछ अलग है, क्योंकि वो किसी थर्ड रेट थग की तरह लड़ता ही नहीं। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतना परेशान मत हो, वो तो बस एक फ्लूक था। एमसी ने उन्हें बस अचानक पकड़ लिया, इसलिए वो सुझाव देती है कि बाद में मौका देकर उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन बाकी पुलिस चुप ही रहते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि एमसी से पंगा लेना सीधी मौत को दावत देना है। फिर भी वो ब्लॉन्डी कहती है कि वो एक अकेला लड़का है, इससे
डरने की क्या जरूरत है। उसका भाई उसे चुप करा देता है और कहता है अगर इतनी जल रही है तो खुद जाकर लड़ ले। हुजिन को ये बात बुरी लगती है। वो पलट कर कहती है कि वो अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी रैंडम लड़के ने उसकी मरम्मत कर दी। उसका भाई फट पड़ता है और साफ दिख रहा है कि उसकी बात सच में उसके दिल पर लगी है। ह्यून की आंखों में गुस्से और दुख से आंसू भर आते हैं। वो आखिरी बार घूरती है और दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाती है। कॉरिडोर में जाते हुए चिकन शेक उसके पीछे आ जाता है। उधर ब्लॉन्डी गुस्से से खौल रही है कि इतने सारे बुलीज एक लड़के से निपट नहीं पाए। वो दरवाजा ठोक पर खुलती है और क्लासरूम में घुसती है। वहां डॉन बैठी दिखती है। ब्लॉन्डी ताना मारती है कि अब तो उसे अच्छा लग रहा होगा, अब उसके पास ब्रदर है ना। वो कहती है कि अब डॉन बेफिक्र होकर स्कूल आ सकती है और मुसीबत होने पर अपने बिग ब्रदर के पीछे छुप सकती है। डॉन कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर ह्यूजन और चिढ़ जाती है और कहती है कि डॉन सिर्फ इसलिए एटीट्यूड दिखा रही है क्योंकि उसके पास एमसी जैसा भाई है। वो दांत भींचकर बोलती है कि वो डॉन को मनमानी नहीं करने देगी, चाहे उसके पास कोई भाई ही क्यों ना हो। शाम होने लगती है और छात्र घर जाने लगते हैं। डॉन भीड़ में से उदास चेहरा लिए निकल रही है। उसे भाई की वो लड़ाई याद आती है जहां वो उसके लिए खड़ा हुआ था। वो एमसी के वो शब्द याद करती है, हम फैमिली है। उसके मन में उम्मीद की हल्की किरण उठती है, शायद अब वो बिना डरे स्कूल जा सके। फिर उसे अपनी पुरानी हालत याद आती है। हिजिन के राज में जैसे वो एक पालतू कुत्ते की तरह कमांड पर चलती थी। बोलने की कोशिश भी करती तो थप्पड़ पड़ता था। अचानक एमसी पीछे से आवाज लगाता है कि क्या हुआ। वो चौंक जाती है। एमसी बताता है कि वो कई बार उसे बुला चुका था। डॉन माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वो फिर से उसका इंतजार कर रहा था। एमसी हाँ में सिर हिलाता है, कहता है कि उसे अब भी घर का रास्ता ठीक से नहीं पता। दोनों साथ साथ चलते हैं और सोचते हैं कि रास्ते में कुछ ग्रोसरीज ले ले, क्योंकि ग्रैंडपा देर से आते हैं तो बहुत भूखे होते हैं। लेकिन पीछे से वो राउडी लड़की उन्हें घूर रही है। उसकी आंखों में साफ जलन है। वो सही मौके का इंतजार कर रही है ताकि डॉन की मुस्कान फिर से गायब कर सके। फिर सीन बदलाता है। दोनों दुकान में खरीदारी कर रहे हैं। डॉन को चीजें चुनने में दिक्कत हो रही है। दुकान में मौजूद लड़कियां एमसी को घूरना बंद ही नहीं कर रही। डॉन को देखकर भी लग रहा है कि एमसी बाहर भी उतना ही पॉपुलर है जितना स्कूल में था। जिज्ञासा में डॉन पूछ लेती है, क्या एमसी के पास विदेश में कोई गर्लफ्रेंड थी। एमसी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने गर्लफ्रेंड शब्द पहली बार सुना हो। डॉन समझाती है, मतलब कोई लड़की जिससे वो डेटिंग करता हो। एमसी कहता है नहीं। डॉन हंसकर बोलती है कि उसे कोई गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए क्योंकि लड़कियां तो वैसे ही उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंच जाती है। एमसी कहता है कि वो हमेशा बहुत बिजी था, समय ही नहीं मिला। फिर एमसी उसी से पूछता है, क्या डॉन का कभी बॉयफ्रेंड रहा। वो तुरंत बोल देती है नहीं। एमसी पूछता है क्यों। वो कहती है वो भी बिजी थी। घर पहुंचने पर दिखाया जाता है कि एमसी को ग्रैंडपा ने सैमसंग गैलेक्सी फोन गिफ्ट किया है। एमसी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, उसे तो आईफोन चाहिए था। ग्रैंडपा समझाते हैं कि आईफोन की बैटरी लाइफ बेकार होती है, इसलिए सैमसंग बेहतर है और आजकल किड्स के पास सिर्फ आईफोन है तो सैमसंग रखना यूनिकनेस है। डॉन खुश होती है क्योंकि वो गैलेक्सी चाहती थी। ग्रैंडपा बताता है कि उसने खुद ही दोनों के नंबर फोन में सेव कर दिए। डॉन हैरान होती है, लेकिन ग्रैंडपा बताता है कि उसे सेल्स पर्सन ने हेल्प की। रात में एमसी गैलेक्सी फोन एक्सप्लोर करता है और सोचने लगता है कि शायद सैमसंग वाकई आईफोन से बेहतर है। मेजर कैंग को एमसी कॉल करता है कि ये उसका नया नंबर है। सीनियर ऑफिसर गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उसने एमसी को सबसे महंगा आईफोन दिया था। अगली सुबह एमसी नहाकर निकलता है और डॉन पहले से तैयार भाग रही होती है। वो बताती है कि लेट हो गई है क्योंकि वो ग्रैंडपा के लिए सूप बना रही थी। रास्ते में अचानक 3 मास्क लड़कियां उसे राख की तरह 2 नंबर की किट मारकर गिरा देती है। वो डॉन से माफी की मांगती है। फिर लीडर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि कुत्ते की तरह माफी मांग। पॉनी टेल वाली बोलती है कि चलो कैरियोके चलते हैं, वहां मजा आएगा। डॉन की आवाज सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये हुजिन ही है। कैराओके रूम में वो डॉन को बुरी तरह पीती है। मैनेजर अंदर आकर डॉन को जमीन पर पड़ी देखता है। वो एम्बुलेंस बुलाने की सोचता है, लेकिन डॉन मना कर देती है और लंगड़ाती हुई निकल जाती है। स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेता है। डॉन मिसिंग है। सब हैरान है। बैकग्राउंड में हुजिन स्मग होकर मुस्कुरा रही है। दोपहर को एमसी हमेशा की तरह स्कूल के बाहर इंतजार करता है, लेकिन डॉन नहीं आती। वो फोन करता है। डॉन घर पहुंच चुकी होती है, लेकिन फोन नहीं उठाती। एमसी घर आता है और डॉन के स्नीकर्स दरवाजे पर देखता है। उन पर खून लगा होता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा।